हम लोग को आज जो नया टॉपिक देखना है वो क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर। हम लोग समझेंगे ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि आखिर ये कहानी क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हालांकि क्यों लाया गया नहीं लाया गया, इसको समझते हैं। इमेजिन करो एक एसेट्स है और एक एसेट्स का कीमत को आप इमेजिन करो कि उसका ये कीमत जो है आपके पास 10 लाख रुपए का है। ठीक है, आपके पास एसेट कितने का है, 10 लाख का है। और आप इमेजिन करो कि भैया इस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक, अब अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 10 लाख का 10% अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा पर एनम, तो इसका मतलब पहला साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 लाख रुपया। दूसरा साल में कितना लगेगा, 1 लाख रुपया। अब इमेजिन करो कि आप इसको क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो नॉर्मल तरीके से जैसे आप रिकॉर्ड करते थे। आप सोचो कि अगर उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा तो कैसे किया जा रहा होगा। तो देखो कैसे किया जा रहा होगा। अगर हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम बैलेंस शीट बनाते समय क्या होगा, हम यहां पे एसेट्स को लिख रहे होंगे पहला साल 10 लाख रुपया, और उसमें क्या कर रहे होंगे, पहला साल हम डेप्रिसिएशन क्या कर रहे होंगे, लेस कर दे रहे होंगे 10% के हिसाब से। कितना अमाउंट, 1 लाख रुपया। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रहा होगा कितना आ रहा होगा, 9 लाख रुपया। जब हम दूसरे साल बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो पक्का बात है कि दूसरा साल बैलेंस शीट हम लोग क्या लिख रहे होंगे, एसेट्स को लिख रहे होंगे और वैल्यू कितना लिख रहे होंगे, 9 लाख रुपया। और दूसरे साल में भी डेप्रिसिएशन हम लोग क्या कर रहे होंगे, लेस कर रहे होंगे, और लेस करके अमाउंट हम लोग कितना घटा रहे होंगे, 1 लाख रुपया, और वैल्यू कितना दिखा रहे होंगे हम लोग, एंड सो ऑन। हम लोग क्या कर रहे होंगे, हर साल बैलेंस शीट में क्या कर रहे होंगे, प्रेजेंट करते जा रहे होंगे। अब इमेजिन करो अगर आप इसी तरीके से रिकॉर्ड करते रहो, और आप इमेजिन करो कि अगर 5वां साल का बैलेंस शीट हम लेकर के चले, तो आपको नहीं लगता कि जब आप 5वें साल इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करोगे तो अब एसेट्स का वैल्यू जब आप लिखोगे कि भाई 5वें साल में एसेट्स का वैल्यू आपके पास कितना होगा, भाई 6 लाख रुपए का होगा, और इसमें डेप्रिसिएशन घटेगा कितना, 1 लाख रुपए का अगर घटेगा, तो इसका वैल्यू अगर आप बैलेंस शीट में अगर आप 5 लाख दिखाओगे तो क्या इससे ये आपको पता लग पाएगा कि ये एसेट एक्चुअली में 10 लाख का था? नहीं। ऐसा जानने के लिए कि 10 लाख रुपए का था, आपको प्रीवियस बैलेंस शीट्स को चेक करना होगा। और क्या आप ये पता लगा पाओगे इस बैलेंस शीट को देख करके कि इसके पहले 4 साल और हम 1 लाख रुपया करके 4 लाख रुपया प्रॉफिट का हिस्सा काट के डेप्रिसिएशन के नाम पे ऑलरेडी रख चुके हैं? ऐसा कुछ होने वाला। तो अब इसको लेकर के कि भैया डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, अकाउंटेंट्स में 2 तरह का मत होता है, 2 तरह का व्यू पॉइंट होता है। एक पॉइंट ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि भैया हम लोग एसेट्स का जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को क्या करेंगे, एसेट्स के वैल्यू में क्या करेंगे, घटाएंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं अभी तक। और दूसरा व्यू पॉइंट ये होता है कि भैया हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय हम एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को घटा के नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट्स को ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट में शो करेंगे, और उस पे चार्ज होने वाला डेप्रिसिएशन चूंकि प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो हम काट करके रखे हैं, फ्यूचर में इसको बड़े पैमाने पे या तो रिपेयर करने के लिए या तो इसको रीपरचेज करने के लिए, तो इसको लायबिलिटीज मानते हुए, चूंकि स्पेसिफिक पर्पस डिसाइड हो गया, इसलिए लायबिलिटीज मानते हुए अकाउंटेंट्स का कहना है कि हम इसको क्या करेंगे, लायबिलिटीज साइड में रिकॉर्ड करेंगे, किसके नाम से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। कितना अमाउंट, 1 लाख। दूसरे साल जब हम बैलेंस शीट बनाएं तो फिर यही काम करें कि भाई दूसरे साल का बैलेंस शीट हम क्या करें, फिर से शो करें कि मेरा एसेट जो है वो कितने का है, 10 लाख का ही है। और दूसरे साल चूंकि भाई पहला साल प्रॉफिट का हिस्सा 1 लाख काटे और दूसरा साल भी आप प्रोविजन का हिस्सा काटे होंगे, तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को दूसरे साल में क्या करो, आप 2 लाख रुपया दिखा दो। ठीक है, अब सोचो पहला व्यू पॉइंट और दूसरा व्यू पॉइंट। पहले व्यू पॉइंट में क्या दिख रहा है कि भैया एसेट्स कितने का था, ये हर साल ओरिजिनल कॉस्ट शो ही नहीं हो पा रहा है, और ना ही ये शो हो पा रहा है कि टोटल प्रॉफिट का हिस्सा हम कितना काट करके रखे, हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर का शो हो रहा है। और दूसरा व्यू पॉइंट क्या दिखा रहा है कि हर बार एसेट्स क्या हो रहा है, हम ओरिजिनल कॉस्ट पे शो कर पा रहे हैं, और ये भी शो कर पा रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट का हिस्सा जो है हम हर साल कितना टोटल काट करके रख ली। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा एक बेटर व्यू मिल रहा है। तो अब अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का यहां पे क्या दिख रहा है, 2 व्यू पॉइंट है। पहला व्यू पॉइंट क्या है कि हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते समय इस तरीके से रिकॉर्ड करें कि वो एसेट्स के वैल्यू को क्या करे, घटाए, ताकि बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन वैल्यू घटाकर किया जाए, डेप्रिशिएटेड वैल्यू दिखाया जाए।
और दूसरा व्यू पॉइंट ये कहता है कि हम एसेट्स के वैल्यू पे डेप्रिसिएशन तो लगाएं, बट इस तरीके से रिकॉर्ड करें कि उससे एसेट्स का वैल्यू घटा हुआ ना दिखाया जाए। एसेट्स ऑलवेज अपने ओरिजिनल कॉस्ट पर रिप्रेजेंट हो और उस पे लगने वाला टोटल डेप्रिसिएशन जो हो वो अलग से एक लायबिलिटी साइड में प्रोविजन के नाम से मेंशन हो जाए। तो अगर ऐसा व्यू पॉइंट जनरेट होता है कि हम एसेट्स के वैल्यू में को डेप्रिशिएट तो करेंगे, लेकिन एसेट्स के वैल्यू को दिखाएंगे कैसे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। डेप्रिशिएशन घटा के नहीं दिखाएंगे, उस डेप्रिशिएशन को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तब क्या होता है, यहां एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। जिसका नाम क्या होता है? प्रोविजन फॉर, यानी प्रॉफिट का एक ऐसा हिस्सा जिसको आप काट के रखे ताकि आप कल को एसेट्स को बड़े पैमाने पे क्या कर रहे हो, रिपेयर कराना होगा तो रिपेयर करा लो, रीपरचेज करना होगा तो क्या करा लो। अब अगर गलती से ऐसा करना होगा तो आप समझो कि आप अभी तक जो एंट्री बनाते आए, अगर उसी कारनामे को अगर आप करते रह गए तो ऑब्वियस सी बात है उससे तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो उस केस में हम लोग करते क्या है ना, हम डेप्रिशिएशन लगाने की जो एंट्री पहले बनाते थे, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, हम एंट्री को ही क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्यों ऐसा चेंज कर देते हैं भाई? अब इस एंट्री में अगर हम एसेट्स को क्रेडिट में लिखे होंगे मतलब एसेट्स का वैल्यू क्या होगा डाउन हो गया होगा। बट हम क्या चाह रहे हैं, हम दूसरा वही व्यू पॉइंट यूज करना चाह रहे हैं कि हम एसेट के वैल्यू को घटा के नहीं दिखाना चाह रहे, हम उसके वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं, अलग से एक लायबिलिटीज क्रिएट करके शो करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंट्री ना बनाकर हम इसके जगह क्या करेंगे, हम एंट्री पास आउट करेंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। एंट्री बनाएंगे क्या हम लोग, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर। ऐसा करने पर देखो क्या हुआ, डेप्रिशिएशन नाम का एक्सपेंस डेबिट करके रिकॉर्ड हो गया। क्रेडिट साइड में जब हम एसेट्स को नहीं लिखे तो एसेट्स का वैल्यू मेरा घटते हुए नहीं शो हुआ। क्रेडिट साइड में हम प्रोविजन को लिखे तो प्रोविजन नाम का एक लायबिलिटी क्या हुआ, क्रिएट होते हुए शो हो गया, जिसके वजह से जो हम करना चाहते थे बैलेंस शीट के साथ कि भाई हम एसेट्स अलग रिप्रेजेंट करें, उस पर लगने वाला टोटल डेप्रिसिएशन हम अलग से शो करें एज अ लायबिलिटी, वो क्या होगा, इस एंट्री के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। तो अब यानी अगर कहें कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर मेंटेन करना पड़े तो इसका मतलब क्या है, क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे या अलग से डेप्रिसिएशन लगा देंगे जो पहले लगाया था उसके अलावा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका सिंपल मतलब यह है कि भाई हम डेप्रिसिएशन चार्ज तो करेंगे लेकिन डेप्रिसिएशन को एसेट्स के वैल्यू से घटा के ना दिखा के हम उसको अलग से क्या करेंगे, एक लेजर में देखेंगे जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, हम लोग जो शुरू से जो जर्नल एंट्रीज बना रहे थे उस एंट्री में क्या होगा, थोड़ा चेंज आएगा। अब क्या चेंज आएगा अगर उसको गौर करो तो इमेजिन करो कि फर्स्ट ईयर में अगर सिर्फ एक एसेट्स को परचेज किया जाए, तो हम लोग अभी तक सीखे थे कि अगर एक एसेट्स को परचेज किया जाए और कुछ भी ना हो तो उस साल 3 एंट्री बनती है। 3 एंट्री में एक एसेट्स खरीदने की, दूसरा डेप्रिसिएशन लगाने की, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। अभी भी वही काम होगा, हम एसेट्स को परचेज करेंगे और एसेट्स को अगर परचेज करेंगे तो हम पहला एंट्री अभी भी वही बनाएंगे जो पहले बनाते आए थे। जो एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और दूसरा डेप्रिसिएशन जो साल के लास्ट में लगाते थे अभी भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बट चूंकि मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो गया है, अब हम एसेट्स को घटा के दिखाना नहीं चाहते, हम अलग से एक लायबिलिटी क्रिएट करके शो करना चाहते हैं ताकि उसका हमारा ओरिजिनल कॉस्ट और टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा वो हर साल बैलेंस शीट में हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर सके। इसके लिए डेप्रिसिएशन का एंट्री हम चेंज कर देंगे और अब हम एंट्री पास आउट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स के जगह पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है बात? तो एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, और इसमें वही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे जो हम पहले से लिखते चले आ रहे थे। तीसरा काम हम फिर वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर करना था, अभी भी हम इसको ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने की वही एंट्री बनाएंगे जो हम पहले बना रहे थे। दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है बात? अब पहला साल में अगर एक ही एसेट परचेज हुआ तो हम पहले भी 3 बनाते थे एंट्री, अभी भी कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। सिर्फ चेंज क्या नजर आया हमको, क्या जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे डेप्रिसिएशन के एंट्री क्या हो गए, हमारी चेंज हो गई। जो डेप्रिसिएशन टू एसेट्स एंट्री बन रहा था बनेगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उम्मीद है बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां अगर गौर करो, अगर इमेजिन करो अगला साल अगर कुछ भी ना हो, ना एसेट्स परचेज हो ना एसेट्स क्या हो सेल, क्या करेंगे?
अब अगर एसेट्स परचेज हुआ है, नहीं कुछ भी और नहीं कुछ सेल हुआ, हम जानते हैं भैया दो काम तुमको करना अभी भी होगा, डेप्रिसिएशन लगाना होगा, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा। हम अभी भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, बट ध्यान क्या रखना होगा कि डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होगा, चेंज। और डेप्रिसिएशन का एंट्री अब क्या बनने वाला है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ताकि एसेट्स का वैल्यू घटे नहीं और डेप्रिसिएशन का अमाउंट लायबिलिटीज में अलग से क्या हो, शो होते रहे। ठीक है बात। और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की वही सेम एंट्री बनेगी जो बन रही थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। मतलब एंट्री हम जैसे पहले बना रहे थे एंट्री वैसे ही बनेगी, एंट्री में कोई स्पेशल चेंजेस। हाँ, चेंज अगर आएगा ना तो वो आएगा मेन सेल वाले ईयर में। चेंज आएगा तो मेन कब आएगा, सेल वाले ईयर में। सेल वाले ईयर में क्या होगा उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा, क्योंकि सेल वाले समय में एक एंट्री होती है जिसका अक्सर लोग गलत एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, उसको ठीक से समझना है। ठीक है, तो सेल वाले ईयर में क्या होगा, सोचो अगर किसी ईयर में सेल करना होगा, आप सब सीखे हो कि सेल करना होगा तो क्या होगा, साल के शुरुआत में भी सेल हो सकता है, साल के लास्ट में भी सेल हो सकता है। अब साल के शुरुआत में सेल होगा तो हम लोग क्या पढ़े, उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत, साल के अगर लास्ट में होगा, साल के बीच में होगा तो डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत होगी। और डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत होगी कि भाई तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब यानी मान लो कि साल के बीच में कोई एसेट बिका तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री वही पुराना बनाएंगे, घिसा पिटा एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बना दिया डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये डेप्रिसिएशन किस चीज का डेप्रिसिएशन होगा, तो भाई जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका डेप्रिसिएशन होगा, यानी ये डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड हो जाएगा। ठीक है बात है, उस साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा जिस साल हम लोग डेप्रिसिएशन, जिस साल उसको बेच रहे हैं। डेप्रिसिएशन लगाने का तो लोग क्या करते हैं भैया, एसेट्स को बेचते हैं। अभी भी हम एसेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे। अब अगर हम एसेट्स को बेचेंगे तो पहले जो एंट्री बना रहे थे वही एंट्री बनाएंगे, एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और ऑब्वियसली बात है एंट्री सेल वैल्यू से बना दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो एंट्री बनेगा ना वही यहां मेन ट्विस्ट है, और इसको अगर आप समझ गए प्रोविजन टॉपिक्स आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब मेन ट्विस्ट क्या है कि भाई तीसरा काम जो हम पहले करते थे वो ये करते थे कि हम लॉस या प्रॉफिट निकाल के एंट्री बनाते थे। लॉस या प्रॉफिट को बनाने के लिए, जानने के लिए कि लॉस या प्रॉफिट क्या होगा, हम लोग बोले थे हम लोग को दो वैल्यू चाहिए होता था। एक हम लोग को चाहिए होता था कि हमारा डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या है, और एक हमारा चाहिए था कि भैया हमारा सेल वैल्यू क्या है। अब डेप्रिशिएटेड वैल्यू का मतलब जानते हो कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएटेड वैल्यू किसको कहते हैं हम लोग, कॉस्ट माइनस। तो भाई आप ये बताओ, अगर हम एंट्री डेप्रिशिएशन की डेप्रिशिएशन टू प्रोविजन बना रहे हैं, क्या हम एसेट्स के वैल्यू को घटा रहे हैं क्या इस एंट्री से? नहीं, एसेट्स का वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट पे ऑलवेज दिखाया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएशन को एसेट्स पे चार्ज तो कर रहे हैं, बट हम एसेट्स के वैल्यू को अभी तक घटा के दिखाएं क्योंकि हम अलग से लायबिलिटी जनरेट कर रहे हैं। तो जब आप सेल करोगे और प्रॉफिट या लॉस निकालोगे तो आपको नहीं लगता कि आपको सबसे पहले कौन सा वैल्यू जानना पड़ेगा, और डेप्रिशिएटेड वैल्यू आप जानोगे कैसे? तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज तक उस एसेट्स पर जितना डेप्रिशिएशन लगा होगा उस डेप्रिशिएशन के अमाउंट से आपको एसेट्स का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अब आप सोचो, अगर हम एसेट्स का वैल्यू घटाएंगे तो किस वैल्यू से घटाएंगे, आज तक जो डेप्रिशिएशन उस पर लगा उस अमाउंट से। आज तक जो डेप्रिशिएशन लगा आप उसको कहां ट्रांसफर किए थे, याद करो, प्रोविजन में। तो यानी अब इस प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन से वो सारा डेप्रिशिएशन जो जिस एसेट्स को बेचे हैं उस पर लगा है उसको वहां से उठाएंगे, और उठा के उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स के लेजर में, ताकि एसेट्स का वैल्यू हम क्या कर सके, गिरा सके। अब आप समझते हो कि प्रोविजन एक लायबिलिटी है। प्रोविजन क्या है आपके पास है, तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होगा और इससे अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो आपके पास लायबिलिटी क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो क्या होगा, आप लायबिलिटी को डेबिट करोगे। लायबिलिटी का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। तो हम यहां एक एंट्री पास करने वाले हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन को डेबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करो। हम लोग कहें कि भाई आप एसेट्स अगर बेचोगे, बेचते समय प्रॉफिट या लॉस निकालोगे, तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए होगा, एक चाहिए डेप्रिशिएटेड वैल्यू और एक चाहिए क्या आपके पास, सेल वैल्यू।
सेल वैल्यू तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। डेप्रिशिएटेड वैल्यू को निकालने के लिए हमको कॉस्ट में से डेप्रिशिएशन घटाना पड़ता है, लेकिन हम चूंकि एंट्री बनाए हैं डेप्रिशिएशन ले आने का, डेप्रिशिएशन टू प्रोविजन, जिसके वजह से अभी तक एसेट्स का वैल्यू घटा नहीं है बुक में। लगा जरूर है डेप्रिशिएशन, बस एसेट का वैल्यू अभी तक ओरिजिनल कॉस्ट पे शो हो रहा है, तो हमको एसेट का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आज तक जितना डेप्रिशिएशन लगा, चूंकि ये प्रोविजन के लेजर में लिखा हुआ है, तो हम आज तक जितना डेप्रिशिएशन लगा है उस एसेट पर जिसको बेचा गया, क्या करेंगे, प्रोविजन के लेजर से उठाएंगे और उठा के कहां ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स के लेजर में, ताकि एसेट्स का वैल्यू हम क्या कर सके, घटा सके। अब प्रोविजन चूंकि लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी घटेगा, लायबिलिटी घटेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन डेबिट हो गया। अब इसको अगर एसेट्स के वैल्यू में ट्रांसफर करोगे तो इससे एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना, डेप्रिशिएशन से एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एसेट्स को। क्रेडिट किसको करेंगे, तो हम एंट्री बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और ये एंट्री किस अमाउंट से बनाएंगे, ये एंट्री हम बनाएंगे टोटल डेप्रिशिएशन ऑन एसेट सोल्ड से। किससे बनाएंगे, टोटल डेप्रिशिएशन ऑन एसेट सोल्ड से। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो एक एसेट था जो हम लोग बोले कि 10 लाख रुपए का था, मान लो 3 साल रहा, तीसरे साल के आखिरी डेट को क्या हुआ, बेच दिया उसको। स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हम 10% का डेप्रिशिएशन लगा रहे होंगे तो पहला साल डेप्रिशिएशन कितना लगाए होंगे, 1 लाख रुपया, दूसरा साल कितना लगाए होंगे, फिर 1 लाख रुपया, तीसरे साल कितना लगाए होंगे, तो आज तक टोटल डेप्रिशिएशन उस पर कितना लगा होगा, 3 लाख। और वो कहां रिकॉर्ड हुआ होगा, प्रोविजन में। तो 3 लाख रुपया यहां से हमको उठाना होगा, और उठा के कहां डालना होगा, एसेट्स के लेजर में, ताकि हम एसेट्स के वैल्यू को घटाएं और एसेट्स का वैल्यू 3 लाख घट करके कितना शो हो जाए, 7 लाख। तो 3 लाख रुपए घटाने के लिए हम यहाँ क्रेडिट किसको कर रहे हैं, और अमाउंट दोनों में किसका लिखा रहा है भैया, तो टोटल डेप्रिशिएशन जो एसेट्स को बेचे हैं आज तक जितना उस पर लगा उस वैल्यू को। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये डेप्रिशिएशन लग गया तो क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू तो घट गया ना। अब हमको उसका अगर डेप्रिशिएटेड वैल्यू जानना तो क्या करेंगे, हम ओरिजिनल कॉस्ट को लेंगे, उसमें जो डेप्रिशिएशन कैंसिल किए है ना, ट्रांसफर किए, उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ घटा देंगे, डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गया। अब इससे सेल वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर कम में बेचे तो नुकसान, ज्यादा में बेचे तो फायदा, उस फायदा या नुकसान को हम निकालेंगे। अगर नुकसान हुआ तो वही हम लोग एंट्री बनाएंगे जो हम लोग पहले बनाते आए हैं, नुकसान की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। चूंकि नुकसान हुआ तो डेबिट करेंगे, एसेट्स का वैल्यू घटने की वजह से नुकसान होता है, इसलिए एसेट्स को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो नुकसान की एंट्री वही पुरानी वाली ही रहेगी, यानी हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और अगर गलती से प्रॉफिट हुआ तो एंट्री बनाएंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट की एंट्री बन जाएगी। यानी अगर आप कंसिडर कर रहे हो मेरे बात को, तो आपको दिखेगा कि भाई पहले जब आप एंट्री बनाते थे तो बेचते समय बेचने वाले एसेट्स के लिए हम 3 एंट्री बनाते थे, एक डेप्रिशिएशन लगाने का, एक बेचने का, एक प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का। बट जब प्रोविजन मेंटेन हो रहा है तो हम 3 नहीं बना रहे हैं, हम लोग कितना बना रहे हैं, 4। कौन कौन बना रहे हैं भाई, हम लोग डेप्रिशिएशन लगाने का, बेचने का, उस पर आज तक जितना डेप्रिशिएशन लगा प्रोविजन के लेजर से उठा के एसेट्स के लेजर में डालने का, ताकि उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाला जा सके, और चौथा उसके प्रॉफिट या लॉस था। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। अब अगर एसेट बेचे हैं तो उसका काम तो तमाम हो गया। अब अगर रिमेनिंग एसेट बचा होगा तो साल के लास्ट पे उस पर भी आप डेप्रिशिएशन लगा दीजिएगा, जैसे हम लोग लगाना सीखे। यानी एंट्री बनाएंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, और इस डेप्रिशिएशन को और पहले के डेप्रिशिएशन को जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे ट्रांसफर कर दीजिए। एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि प्रोविजन का कहानी क्या है। प्रोविजन का सिंपल कहानी क्या समझ में आया, कि हम डेप्रिशिएशन तो लगा ही रहे हैं, बट हम एसेट्स में से ना घटा के दिखाने के लिए, लायबिलिटीज में शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो गया होगा। अब जर्नल सीखने के बाद अब हम लोग को सीखने लायक क्या होगा कि भाई अब आपका जो है लेजर, अब आप सोचो एसेट्स का लेजर जैसे पहले बन रहा था क्या वैसा ही बनेगा, तो अब नहीं बनेगा सर। क्यों? क्योंकि पहले जब आप लेजर बना रहे थे तो आप एसेट्स के लेजर में डेप्रिशिएशन क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। बट क्या अभी भी एसेट्स के लेजर में डेप्रिशिएशन जाएगा? तो नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाएगा भैया? क्योंकि एंट्री याद करो क्या हम लोग कर रहे हैं सर, डेप्रिशिएशन टू प्रोविजन, यहाँ एसेट्स तो है ही नहीं। तो अब अगर बात करना है, अब सीखना क्या है कि भैया लेजर कैसे बनाएंगे। तो याद रखना जब हम लोग प्रोविजन मेंटेन करेंगे
प्रोविजन मेंटेन करते समय हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दो अलग अलग लेजर खोलेंगे। कितना लेजर खोलेंगे हम लोग यहां पर, और दो लेजर जो हम लोग खोलने वाले हैं उसमें याद रखिएगा कि हम एक लेजर खोलेंगे एसेट्स का, एक लेजर हम लोग खोलेंगे आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, एक लेजर हम लोग खोलेंगे एसेट्स का, और एक हम किसको खोलेंगे यहां पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, सबको यहां दिमाग लगाना बढ़िया से। एसेट्स का लेजर हम लोग खोल रहे होंगे, तो भाई एसेट्स का लेजर खोलने के लिए पहले कॉलम जैसे आप बनाते थे, कॉलम आप बना लेना, यानी भाई डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना, ठीक है। कॉलम नहीं बना रहे, कॉलम बना लेंगे हम लोग। अब बनाने के लिए सोचो फर्स्ट ईयर मेरे पास होगा, पहला साल, और इमेजिन करो कि यहां पे हम एक एसेट्स परचेज किए। कितना एसेट परचेज किए, अब अगर हम एक ही एसेट्स परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा। एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, एसेट्स के लिए जब मैं डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश या बैंक के नाम से उस एसेट्स को, और हम लोग यहां पर M1 इंडिकेट कर सकते हैं सर, ठीक है बात। अब जब एसेट्स का लेजर खोलेंगे और प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा भैया, डेप्रिसिएशन तो लगेगा पहला सा, बट प्रोविजन में वो ट्रांसफर होगा, वो एसेट्स के लेजर में ट्रांसफर, चूंकि एंट्री हम लोग बना रहे हैं डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, इसलिए अब डेप्रिसिएशन चार्ज तो होगा बट वो एसेट्स के लेजर में जाने वाला। अब अगर एसेट्स के लेजर में अगर वो नहीं जाएगा तो पक्की बात है कि भैया इसका बैलेंस अमाउंट उतना ही रह जाएगा जितने का एसेट्स का वैल्यू है, और जितना एसेट्स का वैल्यू है वही वैल्यू हम क्या करेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से मैच कर देंगे, क्योंकि यहां पे वैल्यू कुछ घटा उठा तो है नहीं, ठीक है बात। दूसरे साल में सोचो क्या करोगे आप, दूसरे साल में सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, इस सीडी को क्या करोगे आप, बीडी बना के लाओगे, और इमेजिन करो दूसरा साल अगर एक और एसेट आप परचेज कर लिए तो अगेन एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या करोगे आप, उसको डेबिट साइड लिखोगे, किसके नाम से, कैश या बैंक के नाम से, और इसको आप M2 इंडिकेट कर सकते हो सर, ठीक है। अब बैलेंस सीडी अगेन वो M1 वाला इंडिकेशन दे दीजिएगा यहां पर, चूंकि बैलेंस सीडी था आपके पास, और यहां M2 ले लीजिएगा। अब जब आप यहां पर डेप्रिसिएशन अगला साल फिर लगाओगे, M1 ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या वो एसेट्स के लिए में जाएगा, तो फिर नहीं जाएगा सर, चूंकि डेप्रिसिएशन लगाने के एंट्री हो रहा है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको बैलेंस सीडी ही मिला देंगे, हमको यहां पर कुछ भी डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि डेप्रिसिएशन कहां जाने वाला है, हमारे प्रोविजन के लेजर में, और M1 का अलग बैलेंस सीडी, M2 का अलग बैलेंस सीडी आप रिप्रेजेंट करके मेन कॉलम में डाल दोगे, ठीक है। यानी अगर बात करें कोई एसेट परचेज सेल ना अगर होता हो तो सीडी बीडी चलते रहेगा, यहां डेप्रिसिएशन दिखाने की कोई जरूरत, चूंकि डेप्रिसिएशन कहां जाने वाला है, प्रोविजन के लिए। लेकिन अगर किसी साल सेल हुआ, जरूरी कि थर्ड ईयर, किसी साल अगर सेल हुआ तब क्या होगा वो समझना होगा। अगर सेल हो जिस साल हो रहा होगा उस साल सबसे पहले सीडी से बीडी तो आएगा ही आएगा, तो हम बीडी में इंडिकेट कर देंगे कि भैया मेरे पास कौन कौन मशीन अवेलेबल है। इमेजिन करो कि अगर हम इस साल सेल कर दिए तो सेल करने वाले ईयर में हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। जब हम लोग पढ़े इसका एसेट्स के लेयर से कोई वास्ता, ये एसेट्स के लेयर में नहीं जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे तो अभी हम लोग पढ़े कि एंट्री क्या बनाएंगे भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड। तो जिसको बेचे हैं क्रेडिट साइड में किसके नाम से डाल देंगे, बैंक अकाउंट के। मान लो कि भाई पहला मशीन को बेचे होंगे तो यहाँ पहला मशीन को M1 लिख देना, ठीक है ना सर। अब अभी हम लोग क्या देखें एंट्री में कि भाई जब आप बेचोगे मशीन को तो पहले प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालोगे, पहले प्रोविजन में जितना डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुआ था इस एसेट्स का जिसको बेचे हैं, हम उसको एसेट्स के लिए में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अभी हम लोग तुरंत देखें कि उसकी एंट्री बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, यानी वो एसेट्स के लेजर में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हम एसेट्स के लेजर के क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से हम उस अमाउंट को लिखेंगे जो इस एसेट्स पे आज तक लगा है। यानी कौन सा अमाउंट है, तो लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड, यहां मेंशन हो जाएगा सर, समझ आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, लॉस ऑफ प्रॉफिट जैसे निकालते थे निकालेंगे। अगर एसेट्स का वैल्यू डाउन हो गया
तो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे भैया, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसको याद होगा अगर कंपनी होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर कंपनी के अलावा कुछ और होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से मेंशन करेंगे, है ना। और अगर गलती से मेरा अगर लॉस की जगह क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम लोग कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। अब जो एसेट बेचे उसका काम तमाम हो गया, तो रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन का काम करना पड़ेगा। बट डेप्रिसिएशन को एसेट क्लियर से व्यवस्था हम इसको यहाँ डालने की जरूरत नहीं होगी। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फिर से बैलेंस शीट मिला देंगे। तो इसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी, जो मशीन बचा है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे और टोटल कॉलम बना के खाली करेंगे। यानी एसेट्स के लिए बनाने में इसके अलावा कुछ भी करने लायक नहीं होगा। बात समझ में आया। तो अब तो आया कि भाई एसेट्स का लेजर कैसे बनेगा, लेकिन क्या केवल एसेट्स का लेजर बनाना पड़ेगा, या अब हमको एक और लेजर बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर। तो अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर कैसे बनाएंगे भाई। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने वाले हैं तो अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। जैसे मान लो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि भाई मान लेते हैं कि भाई हम लोग पहला साल में एक ही एसेट परचेज किए, जैसे हम लोग यहाँ लेकर के चले थे। हेलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए लेते हैं भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हेडिंग दे दिए, वही लेजर का कॉलम आप बना लेंगे। अब आप पहला साल जैसे मान लो कि भैया क्या किया, हम लोग एसेट से आप परचेज किए और बेचे उचे नहीं, तो पहला साल आप क्या किए, एसेट खरीदे, डेप्रिसिएशन लगाए, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए। तो एसेट्स खरीदने का प्रोविजन क्लियर से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रोविजन से इसका वास्ता होगा, चूंकि एंट्री बनेगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब चूंकि प्रोविजन मेरा बढ़ेगा, लायबिलिटी है, हम इसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, किसके नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से, किसके नाम से, और जो अमाउंट होगा यहां डाल देंगे, है ना। ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। इसका प्रोविजन क्लियर से कोई वास्ता, जिसकी वजह से आप पोस्ट करने लायक कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो मेरा डेप्रिसिएशन का वैल्यू आया है, यही वैल्यू मेरे लिए क्या होगा, इस साल बैलेंस सीडी बन जाएगा। यही वैल्यू मेरे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम बैलेंस सीडी के नाम से क्या करेंगे, मैच कर देंगे। ठीक है। सेकंड ईयर में सोचो क्या होगा सर, अगर ये बैलेंस सीडी की बात करें तो सबसे पहले तो ये ट्रांसफर होना चाहिए, और ये किसके नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस बीडी के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। अब दूसरा साल सोचो, अगर कोई एसेट परचेज हुआ नहीं या सेल हुआ नहीं, मान लो परचेज भी हुआ, तो डेप्रिसिएशन ही तो लगाओगे ना इस पर, और अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रोविजन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोविजन बढ़ेगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। यानी फिर से साल के लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, यहां बाय डेप्रिसिएशन से मेंशन कर देंगे। अगर एक मशीन होगा तो एक का मेंशन करना, दो होगा तो दो का मेंशन करेंगे। अगेन इसको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस सीडी से मिला देंगे। उम्मीद है मेरा बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लो किसी साल, तीसरा साल मत सोचना, किसी भी साल अगर आएगा तो भैया क्या होगा, पहले ये बैलेंस सीडी से बीडी में चला आएगा। मान लो किसी साल क्या हुआ, एक एसेट बेचेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे लेके चले थे। अब अगर एक एसेट बेचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जिस साल एसेट बेचेंगे सबसे पहले काम उस पर डेप्रिसिएशन लगाने का करेंगे। डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रोविजन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोविजन बढ़ेगा तो प्रोविजन के लेजर में जाएगा, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। और जिस डेट को बेचे क्रेडिट साइड में उसको हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ये डेप्रिसिएशन जिस एसेट्स को बेचा गया होगा उसका होगा। ठीक है बात। अब डेप्रिसिएशन लगाने का आप क्या करते हो, सेल करते हो। सेल करोगे तो एंट्री बनाते हो कैश या बैंक टू एसेट्स, इसका प्रोविजन से कोई वास्ता। लेकिन तीसरा एंट्री जो बना रहे थे कि प्रोविजन के लेजर से ट्रांसफर करेंगे एसेट्स के लेजर में, वो तो यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। इससे प्रोविजन मेरा क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, किसके नाम से, एसेट्स के नाम से। किसके नाम से, और ये वही अमाउंट होगा जो हम लोग यहां पर क्या किए थे, ट्रांसफर किए थे। ये सेम अमाउंट आप क्या करोगे, यहां पर आप ट्रांसफर कर दोगे। अब जो एसेट्स आप बेचे उसका काम तमाम प्रोविजन के केस के लिए। अब रिमेनिंग जो एसेट बचेगा आप इस पर फिर डेप्रिसिएशन लगा देना। तो साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्या करोगे, आप इसको फिर से बाय डेप्रिसिएशन के नाम से लिखोगे, और इसको आप बैलेंस सीडी के नाम से क्या करोगे, आप मेंशन करने का काम करोगे। आपका प्रोविजन फॉर लेजर बन के तैयार हो गया। अगर आप इसको एक एक करके सोचोगे नहीं कि प्रोविजन पर इंपैक्ट कैसे बना, तो लेजर बनने वाला नहीं है, फिर रटना पड़ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। इतना ही बात करने लायक है और कुछ करने लायक इसमें नहीं है।